यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है सब नागरिकों के लिए समान कानून। हर नागरिक के सिविल मैटर्स में वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो, सबके लिए एक तरह का कानून पूरे स्टेट में प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो अब सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने वाला, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला प्रदेश बनने वाला है इंडिया में। तो आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करेंगे और काफ़ी लोग आप जानती हैं इसके फेवर में हैं, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हैं। बट प्रॉब्लम ये है आधे से ज़्यादा लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं, उनको नहीं पता एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो आज हम इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसका ये कैसे आया, कब आया, इसको आने के बाद हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या वाकई में उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला, ये सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको पता लग जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रो यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्ट्री, ये कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, इसके प्रोविज़न कहाँ मेंशन है, ये हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा और सबसे ज़्यादा बड़ी डिबेट जो आजकल चल रही है सेक्युलरिज्म वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर एक आघात है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनने वाला है? और अगर ऐसा है तो गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हम जानते हैं पहले से प्रिवेल कर रहा है, तो उसका क्या? सो चलिए डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है सेम लॉज फॉर द एंटायर नेशन। कोई भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबके ऊपर सिविल मैटर्स में सेम लॉज प्रिवेल करेगी, सबके पर्सनल लॉज एंड हो जाएंगी और एक तरह की लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई गाइड होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आया? ब्रिटिश इंडिया में 1835 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने का सबसे पहले रिपोर्ट सबमिट हुई थी और उस रिपोर्ट में ये बोला था क्रिमिनल और कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिवेल करेगा, यानी कि क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में कोई भी अपनी पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होगा बल्कि कोडिफिकेशन होगा। और जैसे कि अगर कोई भी ऑफेंस करेगा तो वो आईपीसी से उसको पनिशमेंट मिलेगा, सीआरपीसी के प्रोविज़न से उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 के प्रोविज़न्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मर्डर करेगा तो आईपीसी 302 में उसको पनिशमेंट मिलेगा। ना उसको बाइबल, ना कुरान, ना गरुड़ पुराण और ना गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट दिया हुआ है वो नहीं मिलेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो आईपीसी से गवर्न होगा। तो क्रिमिनल मैटर्स में और कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बट ये जो 1835 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, इसमें ये बोला था कि जो यूनिफॉर्म कोड है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल और कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में होगा और पर्सनल लॉज जो हैं उनको इसके एम्बिट से 1835 की रिपोर्ट में दूर रखा गया था। और ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, सबकी लॉज अलग अलग होंगे तो किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हर कम्युनिटी में होगा, इस वजह से। और फिर हमारी 1941 में आई BN राव कमेटी। उसने क्या किया, जब पता लगा कि पर्सनल लॉज को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के एम्बिट से दूर रखा गया, तो हिंदू लॉज का कॉडिफिकेशन किया कि अब से हिंदू इस लॉ से गवर्न होंगे अपने पर्सनल मैटर्स में, जैसे कि मैरिज हो गए, डाइवोर्स हो गए, सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मैट्रिमनी केसेस हो गए, इस सब के लिए। उसके बाद बैक टू बैक हर रिलीजन के पर्सनल लॉज का कॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया, जैसे कि मुस्लिम का हुआ, पारसी का हुआ, क्रिश्चियंस का हुआ, और काफ़ी सारी पर्सनल लॉज आज हम देख सकते हैं। उसके बाद 1985 में शाहबानो केस आया जो रिलेटेड था मेंटेनेंस से। इसमें ये बात उठी थी कि मॉमडन्स जो लेडीज़ हैं उनको मेंटेनेंस का राइट नहीं है और ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड को फेवर किया था 1985 शाहबानो केस में और सजेस्ट किया था कि हमारे कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, सब में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस तरह के मैटर्स को डील करने के लिए और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को
रिमूव करने के लिए, जस्ट लाइक कि हिंदू वीमेंस हैव राइट टू मेंटेनेंस बट मुस्लिम्स डू नॉट। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात काफ़ी उठी थी। फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, तो उन्होंने मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1986 का कॉडिफिकेशन किया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की उस टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, बल्कि मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट का कॉडिफिकेशन हो गया और इस तरह से एक और मुस्लिम पर्सनल लॉ का कॉडिफिकेशन हो गया और एक और पर्सनल लॉज आ गई। उसके बाद 2014 बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यूसीसी का टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक दोबारा से लाइट में आया और अब 14 जून 2023 में 22nd लॉ कमीशन, जिसके हेड हैं ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस पब्लिश किया जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिगार्डिंग सजेशन, पब्लिक से सजेशन की डिमांड की। और अब फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये टॉपिक हाईलाइट हो चुका है और आजकल ये करंट टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? अगर इसके प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के प्रोविजंस मेंशन है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है जो कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट अपने विश से अगर चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है उनके ऊपर लॉ क्रिएट करके। बट अगर हम डायरेक्टली जाएं तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो बट स्टेट चाहे तो इनके ऊपर लॉ बनाने के बाद इनको कोर्ट के थ्रू एनफोर्सेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार में शराबबंदी हुई थी, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था और अगर स्टेट चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, एनफोर्सेबल करवा सकती है इसके ऊपर लॉ बनाने के बाद। अदरवाइज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 44 पे स्टेट चाहे तो लॉ बना सकती है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ कोड टू ओवरराइड ऑल द पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले तो ये है, ये सारी पर्सनल लॉज को ओवरराइड करेगा और एक कोड बनेगा सारी पर्सनल लॉज की जगह, जो सब पर्सनल लॉज को रिप्लेस करने के बाद हर रिलीजन के ऊपर पर्सनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में हर रिलीजन के इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यूसीसी आने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हमारी लाइफ में क्या अफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा? सबसे पहले मैरिज के मैटर्स में क्या होगा? मोनोगैमी, यानी कि हर कोई सिर्फ एक वाइफ रख सकता है। शादी होगी, मोनोगैमी प्रैक्टिस करनी होगी, हर रिलीजन के बंदों को सिर्फ एक वाइफ रखने की परमिशन मिलेगी, लीगली वेटेड। और सबके लिए मैरिज की लीगल एज हर रिलीजन के पीपल के लिए फिक्स हो जाएगी, जस्ट लाइक 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। अभी करंट एज तो यही है। और किसी भी रिलीजन के आप हों, आपको मैरिज का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर हम डाइवोर्स केसेस की बात करें, हर रिलीजन के पीपल के लिए डाइवोर्स के ग्राउंड्स फिक्स होंगे और एक ही प्रोसीजर होगा सबको डाइवोर्स लेने का, जो होगा कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स लेने के लिए प्रोसीजर होगा। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो सारे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाएंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हो, और अगर इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम मेंटेनेंस का ये होगा, अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप क्लेम कर सकते हो और अगर इससे नहीं करते तो आप क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह के सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न एंड हो जाएंगे और हर रिलीजन के पीपल मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। और सन और डॉटर इक्वली लायबल होंगे, भले किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। और पेरेंट्स भी इक्वली लायबल होंगे सन को मेंटेन करने के लिए जब तक वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, और डॉटर्स को मेंटेन करने के लिए जब तक वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती या फिर उनकी मैरिज नहीं हो जाती, ठीक है। और सक्सेशन और इनहेरिटेंस के प्रोविज़न पे क्या डिफरेंस होगा, या इसको इतना हिस्सा नहीं मिलेगा। और सिंगल लॉ होगी डिवीज़न प्रॉपर्टी का, हाइट्स के अमाउंट डिवीज़न कैसे होगा, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए एक सिंपल लॉ प्रिवेल करेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह से प्रॉपर्टी का डिवीज़न करेंगे और जो भी होगा और डिवीज़न करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अगर हम विल और गिफ्ट्स की बात करें तो विल बनाने के लिए सबके ऊपर सेम रूल होगा। इस तरह का कोई रूल प्रिवेल नहीं करेगा कि सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी आप विल बना सकते हैं या सिर्फ इतना प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, और जो भी विल होगा या गिफ्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ सब रिलीजन्स के लिए सेम प्रोविज़न होंगे।
अगर हम एडॉप्शन की बात करें तो हर रिलीजन के पीपल अडॉप्ट कर सकते हैं और इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि यहाँ पे मेल अडॉप्ट होगा या सिर्फ फीमेल अडॉप्ट होगी, और लीगल एज अडॉप्ट करने की और एडॉप्शन लेने की दोनों फिक्स हो जाएंगे हर रिलीजन के पीपल के लिए, और सबको सेम लॉ का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एडॉप्शन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हमारी सारी ये जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं ये एंड हो जाएगी और उनको यूसीसी रिप्लेस कर लेगा। फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, शरीयत एक्ट 1937, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 एंड इंडियन पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। अब सबसे ज़्यादा जो करंट टॉपिक है वो है डिबेट सेक्युलरिज्म वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और ये कहाँ मेंशन है, प्रीएम्बल में मेंशन है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और अपना किसी भी रिलीजन को प्रमोट या डिमोट नहीं करेगा। ये ड्यूटी है स्टेट की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर रिलीजन के लिए एक तरह की लॉ बनाना सिविल मैटर्स में जो प्रिवेल करें। तो अगर हम इसको देखें तो कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा और सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के ऊपर ये सीधे अटैक है। बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात सुने तो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोला था कि जो रिलीजन है, आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल चॉइस का मैटर है, ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड मैटर नहीं है। बल्कि अगर हम पर्सनल लॉस के मतलब पर्सनल मैटर्स की बात करें, जस्ट लाइक मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, तो ये सारे टॉपिक सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के अंडर आते हैं। और जब ये सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के अंडर आते हैं तो स्टेट को पूरा राइट है इसमें इक्वालिटी प्रिवेल करे और सब रिलीजन के पीपल के ऊपर सेम तरह की लॉज एप्लीकेबल हों। बट जो कस्टम है, कस्टम डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्युलरिज्म, सो देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल रूल फॉर there will be no uniform civil rule for custom to be followed by people by different religion। जो सिविल मैटर्स आते हैं वो तो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के अंडर आते हैं, बट जो कस्टम है वो हमेशा लॉ से, वो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट नहीं है, वो भी इंडिविजुअल चॉइस का कंसेप्ट है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद क्या होगा, अगर मुस्लिम है उसको निकाह करने की परमिशन मिलेगी काजी के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिंदू है वो सप्तपदी करेंगे पंडित जी के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो सिख है वो आनंद कारज के थ्रू शादी करें, और जो पारसी हैं वो और जो क्रिश्चियन हैं वो लोग चर्च में जाके करें, अपने कस्टम फॉलो करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी किसी भी रिलीजन का बंदा अगर शादी करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे कस्टम्स पे अटैक नहीं करेगा, सिर्फ इक्वालिटी प्रिवेल करे, इसलिए सबके लिए सेम लीगल रूल्स बनाएगा, जिससे जो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ, ये सही से प्रिवेल करे और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल एक रिलीजन में 4 मैरिज अलाउड है और एक रिलीजन में सिर्फ मोनोगैमी अलाउड है, इस या फिर एक में मेंटेनेंस मिलती है डाइवोर्स वीमन को और एक में मेंटेनेंस नहीं मिलती, इस तरह के सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का काम करेगा। सो इस तरह से देखा जाए तो सेक्युलरिज्म के ऊपर अटैक नहीं है, बल्कि सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को प्रिवेल करने के लिए और अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। अब हम देखें तो सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक हिंदू मैरिड मैन ने सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए, बाइगैमी करने के लिए एक सर्टेन रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। तो कोर्ट ने बोला था अगर कोई भी सिर्फ इस पर्पज़ से बाइगैमी करने के लिए या दूसरी शादी करने के लिए किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो तो उसकी जो पहली शादी है, वैलिड मैरिज है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने इस केस में भी ये सजेशन दिया था कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, जिससे सोसाइटी में इस तरह के सारे स्टूपिड क्वेश्चंस और इस तरह की कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए और हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या उत्तराखंड पहला बनेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया में? और अगर ऐसा है तो गोवा में ऑलरेडी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिवेल करता है उसका क्या होगा? अगर गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिवेल करता है तो उत्तराखंड फर्स्ट कैसे बन सकता है?
तो इसके लिए हम देख सकते हैं गोवा में पोर्टुगीज सिविल कोड 1867, पुर्तगाली सिविल कोड 1867 प्रिवेल करता है। और इसके अगर हम अंदर के प्रोविजंस देखें तो इसमें मुस्लिम मेल के लिए पॉलीगमी प्रोहिबिट है। मुस्लिम वीमेन एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकते, मुस्लिम मेल। बट अगर हम देखें हिंदू मेल के लिए बाइगैमी सर्टेन कंडीशंस के साथ 2 शादियां अलाउड है। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी टू वाइफ बिलोंग्स टू हस्बैंड, जो वाइफ की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड से बिलोंग करेगी। बट वाइस वर्सा, जो हस्बैंड की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वो वाइफ से बिलोंग नहीं करेगी। यहाँ पे पेरेंट्स को 50% अपना प्रॉपर्टी अपने चिल्ड्रंस को देनी पड़ती है। और यहाँ पे सबसे जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है वो ये है, यहाँ पे सिर्फ मेल से अडॉप्ट हो सकते हैं। और कैथलिक और नॉन कैथलिक के लिए डिफरेंट डाइवोर्स के प्रोविज़न है। फॉर एग्जांपल एक को चर्च में जाके अपनी मैरिज एनुअल करानी होती है और सिर्फ कोर्ट में सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है, और एक को कोर्ट के प्रोसीजर के लंबे चौड़े प्रोसीजर के थ्रू अपना डाइवोर्स कराना होता है। तो यहाँ पे कहने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है बट रियल में एक डिस्क्रिमिनेटरी कोड है। दैट्स वाई इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते पूरे और अदर स्टेट्स में। इस वजह से जो उत्तराखंड है वो फर्स्ट बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट। और अभी 22nd लॉ कमीशन ने सजेशन इसके लिए बनाए हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब आप इसके चाहे फेवर में रहिए चाहे कन्फ्यूज़न, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के चाहे आप फेवर में रहिए चाहे अगेंस्ट में। आई होप आपका कन्फ्यूज़न तो क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। यू आर फ्री टू शेयर योर कमेंट, योर सजेशंस एंड योर ओपिनियंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो